आज हम क्रय शक्ति समता सिद्धांत की आलोचनाएं पढ़ेंगे। क्रय शक्ति समता सिद्धांत के निरपेक्ष और सापेक्ष रूपों में कुछ न कुछ कमजोरियां हैं। ये देशों में वास्तविक विनिमय दर उस विनिमय दर से भिन्न होती हैं जिनकी गणना क्रय शक्ति समता सिद्धांत के आधार पर की जाती है। इस सिद्धांत की मुख्य आलोचनाएं क्राउथर, केन्स, होम एवं नग्से आदि अर्थशास्त्रियों ने की है। यह आलोचनाएं निम्न प्रकार हैं। नंबर 1, भिन्न प्रकार की वस्तुएं। आंतरिक मूल्यों के सूचकांक में उन वस्तुओं के मूल्यों को लिया जाता है जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सम्मिलित नहीं होती। इससे आंतरिक व्यापार की वस्तुओं के मूल्यों से क्रय शक्ति समता निर्धारण में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इससे वास्तविक विनिमय दर क्रय शक्ति के आधार पर निर्धारित विनिमय दर से भिन्न हो जाती है। नंबर 2, संरक्षण कर। संरक्षण करों का व्यापार में हस्तक्षेप होता है। यदि कोई देश आयात पर संरक्षण कर लगाता है तो मुद्रा हेतु मांग अपरिवर्तित हो जाती है, परंतु विदेशी मुद्रा के लिए मांग घट जाती है। इस प्रकार संरक्षण कर लगाने वाले देश की मुद्रा के मूल्य का पता नहीं लग पाता। नंबर 3, गतिशील परिस्थितियाँ। यह सिद्धांत केवल स्थिर परिस्थितियों में लागू होता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की दशाएं सदैव गतिशील एवं परिवर्तित होती रहती हैं। नंबर 4 है आर्थिक संबंधों की उपेक्षा। इस सिद्धांत में समय समय पर आर्थिक संबंध में होने वाले परिवर्तनों को ध्यान में नहीं रखा जाता, जिससे विनिमय दर का उचित ढंग से निर्णय नहीं हो पाता। नंबर 5, फैशन एवं अन्य स्तर में परिवर्तन। देश में फैशन एवं अन्य आय स्तर में परिवर्तन होने से देश की अर्थव्यवस्था छिन्न भिन्न हो जाती है, परंतु इस सिद्धांत में इस बात पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया है। नंबर 6, अन्य घटकों का प्रभाव। मुद्रा की मांग एवं पूर्ति संबंधी दशाएं केवल मूल्य परिवर्तनों से ही प्रभावित न होकर अन्य घटकों से भी प्रभावित होती है, जिनका इस सिद्धांत में ध्यान नहीं रखा गया है। अन्य घटकों में कोषों का आवागमन, सट्टा व्यवहार, परस्पर सहकार्य, ऋणग्रस्तता आदि को शामिल किया गया है। इस सिद्धांत में विनिमय दर निर्धारण में अन्य घटकों की उपेक्षा कर दी जाती है। नंबर 7 है परिवहन व्ययों की उपेक्षा। इस सिद्धांत के निर्धारण में परिवहन व्यय को ध्यान में नहीं रखा गया है, जो कि मूल्यों के घटने और बढ़ने को प्रभावित करते हैं। नंबर 8, अनुभव सिद्धांत के विरुद्ध। व्यवहार में ऐसा कोई उदाहरण दृष्टिगोचर नहीं होता जहां विनिमय दर का निर्धारण क्रय शक्ति समता सिद्धांत के आधार पर हुआ हो। नंबर 9, निरपेक्ष मूल्य स्तर में लागू न होना। यह सिद्धांत निरपेक्ष मूल्य स्तर में लागू नहीं होता, बल्कि यह केवल मूल्य स्तरों के परिवर्तन में ही लागू होता है। नंबर 10, मूल्य स्तर पर प्रभाव। यह सिद्धांत इस बात पर ध्यान देता है कि मूल्य स्तर पर संबंधी परिवर्तन विनिमय दरों में परिवर्तन लाते हैं, परंतु विनिमय दरों के परिवर्तन का मूल्य स्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अतः यह कथन सत्य सिद्ध नहीं होता। नंबर 11, उपयुक्त सूचकांक चुनाव में कठिनाई। क्रय शक्ति समता सिद्धांत को ज्ञात करने में उपयुक्त सूचकांक के चुनाव में कठिनाई उपस्थिति होती है। यदि थोक मूल्य सूचकांक लिए जाएं तो उनका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अतः उपयुक्त सूचकांक के चुनाव की कठिनाई के कारण क्रय शक्ति समता सिद्धांत के आधार पर विनिमय दर को ज्ञात करना कठिन होता है। क्रय शक्ति मापने का गलत ढंग। क्रय शक्ति समता में सामान्य मूल्य स्तरों को ध्यान में रखा जाता है, जो निर्देशांकों की सहायता से बनाए जाते हैं, परंतु निर्देशांक तैयार करने में अनेक दोष उपस्थित हो जाते हैं, जिससे उसके आधार पर निर्धारित की गई विनिमय दर भी दोषपूर्ण रहती है। नंबर 13, मात्र दीर्घकालीन विवेचन। यह सिद्धांत अधिक से अधिक विनिमय दरों की दीर्घकालीन प्रवृत्ति को ही स्पष्ट करता है। अल्पकाल में विनिमय दरों में होने वाले परिवर्तनों की व्याख्या यह नहीं कर पाता। केन्स का मत है कि चूँकि हम सब दीर्घकाल में मर जाते हैं, अतः इससे सिद्धांत का कोई व्यावहारिक महत्व नहीं है। क्रय शक्ति समता सिद्धांत विनिमय दर को निर्धारित करने वाली दीर्घकालीन नहीं वरन तात्कालिक शक्तियों की व्याख्या करता है।
सिद्धांत की इन कमजोरियों के बावजूद इसे समस्त मौद्रिक दशाओं में दीर्घकालीन विनिमय दर को निर्धारित करने वाला स्पष्ट एवं व्यापक सिद्धांत स्वीकार किया जाता है।